हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। रिकैप सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लेक्चर। और इस तीसरे लेक्चर में भी हम ढेर सारे सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि आता क्या है, न्यूमेरिकल ही आता है। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, रिवीजन, कैलकुलेशन, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप सीरीज का लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स 3 पार्ट 3। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। The pressure and density of a diatomic gas gamma 7/5, गामा कितना है 7/5, चेंज एडियाबैटिकली फ्रॉम PD, प्रेशर P है, डेंसिटी D है, टू P डैश, एक्चुअली इसको P डैश कर लीजिए, D डैश। इफ D डैश अपॉन, ये डैश कर लीजिए, अपॉन D इज 32, देन P डैश अपॉन P शुड बी। तो इसको नोट कर लीजिए। पहला आंसर है 1/128, दूसरा आंसर है 32, तीसरा आंसर है 128, चौथा आंसर है नन ऑफ द अबव। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के इक्वेशन पर बेस्ड सवाल है, जिससे प्रेशर और डेंसिटी पूछी गई है। प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशनशिप पूछी गई है। तो हम जानते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस एक क्लोज कंटेनर में की जाती है। तो हम जानते हैं डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो गया m, वॉल्यूम हो गया v। क्योंकि मास क्लोज कंटेनर होने के कारण मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो लिख सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। तो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d 1/d लिख सकते हैं। अब तो PV टू द पावर गामा कांस्टेंट था, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/d टू द पावर गामा is constant. So formula becomes P upon D to the power gamma is constant. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब हमें इसे अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे P1 अपॉन D1 गामा इक्वल टू P2 अपॉन D2 गामा। P1 P है, D1 D है, फाइनल प्रेशर P डैश है, और ये है आपका, ये गामा याद रखिए, D डैश टू द पावर गामा। अब हमें पूछा गया है P डैश अपॉन P और D डैश अपॉन D दिया हुआ है, और गैस कौन सी दी गई है, डायटोमिक, गामा भी दिया हुआ है 7/5। तो चलिए P अपॉन D टू द पावर गामा, P डैश अपॉन D डैश टू द पावर गामा। तो देखिए D डैश अपॉन D टू द पावर गामा को हम लिख सकते हैं P डैश अपॉन P। अब ये दिया हुआ है 32, गिवन है 32 टू द पावर गामा इक्वल टू P डैश अपॉन P। तो P डैश अपॉन P की वैल्यू आएगी 32 टू द पावर गामा। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 टू द पावर गामा। तो ये वैल्यू आई 2 टू द पावर 5 गामा। अब देखिए गामा है 7/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो P डैश अपॉन P की वैल्यू आएगी 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7। और 2 टू द पावर 7 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 128। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए, P डैश अपॉन P की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/128। तो 128, तो ये देखिए ये इसका आंसर है। इसको आप एक बार और फिर समझ लीजिए और नोट कर सकते हैं।
तो ये क्लियर हो गया। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। अब देखिए, ये अगला सवाल कार्नोट इंजन पर बेस्ड है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब कार्नोट इंजन नोट कर लिया होगा, takes 3 into 10 to the power 6 calorie of heat from a razor wire at 627 degrees Celsius and gives it to a sink at 27 degrees Celsius. The work done by the engine is। अब देखिए, एक कार्नोट इंजन में 3 पार्ट होते हैं। ये होता है आपका सोर्स। तो चलिए थोड़ा हम इसको अगली स्लाइड में करेंगे। थोड़ा इसका स्कीमेटिक रिवीजन भी हमें करना चाहिए। ये सोर्स है और सोर्स का जो टेम्परेचर है वो T1 है और ये हमारा वर्किंग मिक्सचर है। वर्किंग मिक्सचर, थोड़ा बहुत थ्योरी भी हमें रिवाइज करना चाहिए, तो ब्लाइंडली न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करना चाहिए। और ये सिंक है। कंसेप्ट ये है कि वर्किंग मिक्सचर सोर्स से हीट लेता है Q1 और वर्क करता है W, और बची हुई हीट किसको ट्रांसफर कर देता है? सिंक को। तो Q1 हीट टेकन फ्रॉम सोर्स, जिसे हम रेजरवायर बोलते हैं, और Q2 हीट रिजेक्टेड टू सिंक। अब इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? ईटा W बाय Q1। ये एक पहला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। और W को हम लिख सकते हैं, Q1 लिया, Q2 रिजेक्ट किया, तो बच कितना गया? Q1 माइनस Q2। और दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ईटा को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ईटा का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। एक ये दूसरा पॉइंट याद होना चाहिए, ये तीसरा पॉइंट याद होना चाहिए, चौथा पॉइंट याद होना चाहिए कि ईटा होता है 1 माइनस T2 बाई T1। 1 माइनस T2 बाई T1। आपसे पूछा गया वर्क, तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी को निकालेंगे। यहां पर हमें दिया हुआ है T1 627 डिग्री सेल्सियस, तो 273 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 900 केल्विन। उसके बाद सिंक का टेम्परेचर T2 27 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 बाय T1। सिंक का टेम्परेचर है 300 और इसका है 900, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो एफिशिएंसी हो गई 1 माइनस 1/3। तो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 2/3। इसके बाद हम जानते हैं कि एफिशिएंसी को हम ये भी लिख सकते हैं W बाय Q1। तो ये हो गया 2/3 W बाय Q1। तो वर्क डन होगा 2/3 Q1। तो वर्क डन होगा 2/3 Q1। Q1 मतलब रिजर्वायर से ली गई हीट। देखते हैं कितनी हीट ली गई। थ्री इंटू 10 to the power 6, सॉरी 3 इंटू 10 to the power 6। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया तो वर्क डन होगा 2 इंटू 10 to the power 6 कैलोरीज। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसे आप एक बार और देख सकते हैं। अब देखिए,
हम अगला क्वेश्चन पर जा रहे हैं। तो ये हमारा अगला सवाल है, आप इसे नोट कर लीजिए। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस at constant volume is 20 joule per mole per Kelvin. The value of gamma for it will be। तो सबसे पहले देखिए, ये मोलर स्पेसिफिक हीट दी गई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये सीवी की वैल्यू दी गई है 20 जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि सीवी का जो फॉर्मूला होता है FR/2 होता है, या हम सीवी को लिख सकते हैं R/γ-1। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब देखिए यूनिट के बारे में बात करते हैं। R की वैल्यू है 8.3। R की वैल्यू होती है 8.3। ये 20 है, ये 8.3 है, γ-1। तो यहां से हमें मिलेगा γ-1 इक्वल टू 8.3 डिवाइडेड बाय 20। तो γ-1 इज 83/200। तो गामा इक्वल टू 83/200 प्लस 1। तो गामा इक्वल टू 283/200। अब यहाँ पे थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है और यहाँ गामा वैल्यूज दिया गया है, ऐसी वैल्यू दी गई है। तो अब थोड़ा हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 283 डिवाइडेड बाय 200, 283 डिवाइडेड बाय 200। तो पहला भाग जाएगा 200 बार और ये 830, तो 1.4। तो इसका जो वैल्यू आएगा 1.4 आएगा। अब हमें इसे आंसर से क्या करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। पहला आंसर देखिए 11/10 1.1, दूसरा आंसर 7/5। तो 7 को 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 2.0 1.4। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 7/5। तो थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखने की क्या जरूरत है। अच्छा, आर दिया नहीं है, हमेशा याद रखना चाहिए आर की वैल्यू होती है 8.3 जूल पर मोल इनटू के मीन्स केल्विन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही था। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। For hydrogen gas, Cp minus Cv equal to A. For oxygen gas, Cp minus Cv equal to B. अब Cp और Cv क्या है? Where Cp and Cv are molar specific heat. Molar specific heat मतलब they are defined for 1 mole. Then the relationship between A and B is, चार आंसर है, 16A equal to 16B, दूसरा आंसर है B equal to 16A, तीसरा आंसर है A इक्वल टू 4B, चौथा आंसर है A इक्वल टू B। अब देखिए मेयर्स के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv मोलर स्पेसिफिक हीट हमेशा किसके बराबर होती है, R। फॉर, अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फॉर एवरी गैस, फॉर एवरी गैस। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, तो दोनों के लिए Cp माइनस Cv बराबर होगी। ए भी किसके बराबर है, R के बराबर है, बी भी किसके बराबर है, R के बराबर है। तो ये क्वेश्चन तो हम बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। A इक्वल टू बी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट दिया है, तो कई लोग इसका आंसर गलत दे देते हैं। लेकिन देखिए इसी क्वेश्चन की अगर मैं लैंग्वेज बदल दूं, Cp माइनस Cv को मैं लिख दूं A और Cp माइनस Cv को लिख दूं B, और मैं Cp और Cv को लिख दूं मोलर स्पेसिफिक हीट की जगह मैं लिखूं स्पेसिफिक हीट फॉर 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट फॉर 1 ग्राम। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए Cp माइनस Cv। देखिए
Cp माइनस Cv मैं थ्योरी भी बताना चाहता हूँ, ये है फॉर 1 मोल, और इसलिए और Cp माइनस Cv विल बी R by M फॉर 1 ग्राम, फॉर 1 ग्राम। ध्यान रखिए दोनों में फर्क है, और यहाँ पर M हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। M कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो कब जो लैंग्वेज दी गई है क्वेश्चन में उसके हिसाब से, अगर ये 1 ग्राम के लिए दिया होता तो फिर आंसर क्या होता? अलग होता। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगला सवाल हमारा ये रहा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे नोट किया जाए। अब इसको पढ़ते हैं। The H calories of heat is required to increase temperature of 1 mole of monoatomic gas from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius at constant volume. The quantity of heat required to increase the temperature of 2 moles of a diatomic gas from 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius at constant वॉल्यूम। अब 2 मोल के लिए आपको कितनी हीट लगेगी? अगर हम गैस का टेम्परेचर, पहले हम गैस का टेम्परेचर देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो हीट रिक्वायर्ड, अब आपको समझना चाहिए कि हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा क्यू वी। तो सबसे पहले डेल्टा क्यू वी को आप बोलेंगे एन सी वी डेल्टा टी। एन नंबर ऑफ मोल्स है, सी वी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज, पहले कितनी हीट लगती है? एच कैलोरी, और नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल। तो डेल्टा क्यू V इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, CV मोनो एटमिक गैस है, तो मोनो एटमिक गैस CV को हम लिख सकते हैं FR/2। टेम्परेचर में चेंज है 20 से 30, तो चेंज हो गया 30 माइनस 20, और मोनो एटमिक गैस के लिए F होता है 3, और 30 माइनस 20 10, तो ये कट जाएगा। तो कितनी हीट है? 15, और ये हीट दी गई है हमें, तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। H की वैल्यू 15 आ गई। अब हमसे पूछा गया है अब डायटमिक गैस का टेम्परेचर, डायटमिक गैस के 2 मोल का टेम्परेचर हमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? अब डायटमिक गैस है, तो हम लिख सकते हैं फॉर डाई एटॉमिक गैस डेल्टा क्यू विल बी एन सी वी डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स अभी यहाँ पर हमें कह दिया गया है कि 2 है, और सी वी होती है FR/2, और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो टेम्परेचर है वो हमें बदलना है 20 से लेकर 25 तक, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ 25 माइनस 20, ये 2 से 2 कट जाएगा, और डायटमिक गैस के लिए F कितना होता है? 5 होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये हो जाएगा 5 R इंटू 5। तो कितनी हीट लगेगी? 25 R। कितनी हीट लगेगी? 25 R। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर H क्या है? 15 R। तो देखिए यहाँ थोड़ा H के आंसर में थोड़ा हमें सुधार करना पड़ेगा। तो यहाँ H क्या है? 5 इंटू 3 15। एक्चुअली H क्या है? 15 R है ना? तो अब H है 15 R, तो R को हम लिख सकते हैं H/15। R को कितना लिख सकते हैं? H/15। तो यहाँ पर हम
आर को लिख देंगे H/15। अब 5 से कैंसिल कर दो, 3 5, तो कितनी हीट लगेगी हमें? 5H/3 हीट लगेगी। बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। कितनी हीट लगेगी? 5H/3। तो इसका आंसर होना चाहिए 5H/3। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लीजिए। पहले मोनोएटमिक गैस थी, उसका 1 मोल था, टेम्परेचर चेंज था 20 से 30। दूसरी बार 2 मोल गैस थी और डायटमिक थी और टेम्परेचर चेंज था 20 से 25। तो ये हमने सबसे पहले H गिवन था, तो H = 15R निकाल लिया। और यहाँ से हम R को क्या लिख सकते हैं? H/15 लिख सकते हैं। तो यही हमने अब डायटमिक गैस के लिए हमने इसे कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर आया 25R। H 15R है, तो R की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? H/15 काट दिया, तो यह इसका आंसर आ गया 5H/3। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसे नोट कर लिया जाए। How much heat energy in joules must be supplied to 14 grams of nitrogen? तो नाइट्रोजन 14 ग्राम्स है at room temperature to rise its temperature by 40 degrees Celsius at constant pressure. Molecular weight of nitrogen 28 ग्राम, R is constant। 4 आंसर दिए गए, 50R, 60R, 70R, 80R। तो कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी? हम जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट की रिक्वायरमेंट होगी NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। तो बस यहीं पर हमें इसकी वैल्यू को रखना है। हाँ, तो अब हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल नाइट्रोजन में कितने ग्राम होते हैं? 28 ग्राम्स होते हैं। और हमें यहाँ दिया गया है कि नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 14 डिवाइडेड बाय 28, आधा मोल हो गया, ये हाफ मोल्स हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक डायटमिक गैस है और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? ये दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। अब हमें Cp निकालना है हाइड्रोजन के लिए, तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हीट दी गई है कांस्टेंट प्रेशर पर। किस पे दी गई है? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अब देखिए, हम जानते हैं Cp = Cv + R और Cv होती है FR/2। और क्योंकि नाइट्रोजन डायटमिक गैस है तो F कितना है? 5 है। तो Cp हो गई 5R/2 + R। तो Cp की वैल्यू हो गई 7R/2। अब हम फॉर्मूले को क्या करेंगे? यूज करेंगे डेल्टा QP मतलब हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल्स आधा है और Cp की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 7R/2 और चेंज इन टेम्परेचर है 40। तो ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा और ये इसे 10 बार कैंसिल कर देगा। तो जो डेल्टा QP की वैल्यू आएगी वो आएगी 70R। कितनी आएगी? 70R। सिंपल क्वेश्चन था, तो हमारा जो आंसर है वो कितना है? 70R। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ओके, अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के सवाल, इसे नोट कर लिया जाए। अब देखिए सवाल पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस is mixed with 1 mole of diatomic gas. What will be the value of gamma? पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा ऑप्शन है 1.54, तीसरा ऑप्शन है 1.4, चौथा ऑप्शन है 1.45। तो आपको गामा निकालना है।
तो देखिए गामा क्या होता है, CP/CV। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो स्टेप नंबर 1 में आपको निकालना चाहिए, कोई रेडीमेड फॉर्मूला मत यूज करिए, फाइंड CV फॉर मिक्सचर। मिक्सचर के लिए CV को निकालना सीखिए। गामा का रास्ता CV से ही होकर जाता है। तो CV फॉर मिक्सचर कैसे निकाली जाएगी, एक एक मोल है, एक मोनोएटमिक गैस है और एक डायटमिक गैस है। तो आप सीखिए CV फॉर मिक्सचर, CV फॉर मिक्सचर इक्वल टू 1 मोल मोनोएटमिक गैस है जिसके लिए CV कितना है 3R/2। चलिए थोड़ा इसको डिटेल में आपको बता देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 इंटू CV मोनोएटमिक गैस, और डायटमिक गैस का भी 1 मोल है, अगर 2 होते तो 2 लिख देते। तो ये हो गया CV डायटमिक गैस। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 + 1। अब CV फॉर मोनोएटमिक गैस होती है 3R/2 और ये होती है 5R/2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सिंपल मेथड से करिए तो ये हो जाएगा 8R/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4R/2। तो आंसर आ गया आपका 2R। तो मिक्सचर का जो CV है, CV फॉर मिक्सचर इज ऑल इक्वल टू 2R। अब हम जानते हैं कि CP-CV क्या होती है, R होती है। तो CP को हम लिख सकते हैं CV + R। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, CP मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम निकाल रहे हैं CP मिक्सचर, याद रखिए इक्वल टू CV मिक्सचर प्लस R। ये हम निकाल चुके हैं 2R + R, तो ये हो जाएगा 3R। तो इतना निकालने के बाद आपको गामा निकालना है। तो अब गामा कैसे निकालेंगे, CP ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV ऑफ मिक्सचर। ये हो गया 3R, ये हो गया 2R, R से R कट गया, 3/2। तो आंसर आ गया आपका 1.5। द आंसर इज 1.5। तो इसका आंसर अब हमें कितना लिखना पड़ेगा, 1.5। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो हमेशा जब भी गामा निकालना हो, हम जानते हैं कि गामा क्या होता है, CP/CV। तो सबसे पहले आप CV निकालिए। गामा के घर का रास्ता CV के घर से होकर जाता है। गामा तक जाना है तो सबसे पहले CV निकालना पड़ेगा मिक्सचर के लिए, और CP निकालना कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो इश्यू इन फाइंडिंग आउट द CP, क्योंकि हम जानते हैं कि CP-CV क्या होता है, R। और अगर हमें CV मालूम है तो R तो हम निकाल ही लेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 1.5। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। One mole of an ideal gas, gamma 7/5, is adiabatically compressed so that its temperature rises from 27 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. The work done by the gas is R equal to 8.47, यही लेना है, जूल पर मोल केल्विन, -160 जूल, -168 जूल, 150 जूल, 120 जूल। अब इसमें आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला आप याद रखिए। देखिए मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कि W एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है NR/Γ -1 इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। अब जैसा कि आप जानते हैं कई फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। CV है R/Γ
गामा -1, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं NCV T1 माइनस T2, यह फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। और दूसरी चीज, W एडियाबैटिक में हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 3 तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए NR को अंदर ले गए, तो ये हो गया NR T1 माइनस NR T2। तो W एडियाबैटिक का एक और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन गामा -1 P1 V1 माइनस P2 V2। तो 3 तरह से हम W एडियाबैटिक को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए, 3 तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, दूसरा फॉर्मूला हो गया ये, और तीसरा फॉर्मूला हो गया ये। तो 3 तरह से हम इसके फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, गामा दिया हुआ था 7/5, T1 भी दिया हुआ था, गामा दिया हुआ है 7/5, T1 केल्विन में बदलिए। हालांकि टेम्परेचर डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो T1 है 27 + 273 300 केल्विन, और T2 है 35 + 273, तो ये हो गया 80308 केल्विन। तो टेम्परेचर 300 केल्विन से बदलकर कितना हुआ है, 308 केल्विन। तो टेम्परेचर में बदलाव 8 है, और गामा दिया हुआ है 7/5। तो मुझे लगता है हमें पहला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 1 मोल। आर की वैल्यू बाद में रखेंगे 8.47। तो NR गामा -1 T1 माइनस T2 1 मोल, R गामा है 7/5 -1, और T1 है 300 308, तो ये हो गया -8R, और 7/5 में से 1 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 2/5। तो 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -40R/2। तो आंसर है -20R, आंसर है -20R। अब बारी आती है R की वैल्यू की। R की जो वैल्यू है 8.47 है, कितनी है 8.47। तो W आ जाएगा, -20R था तो इसको हमने लिख दिया -20 × 8.47, तो ये हो जाएगा W = -2 × 84.7 84.7। तो क्या आंसर R में दिया हुआ है, नहीं, आंसर हमें निकालना ही पड़ेगा। माइनस में आंसर है, या तो फर्स्ट आंसर है या सेकंड आंसर है। तो 84.7 मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव 14 1 हासिल 9 169.4। तो अप्रोक्सीमेटली यह आंसर है माइनस। तो अब देखिए नियरेस्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, -168 जूल। तो हम इसको टिक कर देंगे। तो ये आप एक बार फिर इस पूरे सवाल को देख लीजिए, और वर्क डन के ये फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला हमने यूज किया, और -20R था, R की वैल्यू 8.47 थी, रख दी, तो ये आंसर आ गया। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब द इक्वेशन ऑफ अ सर्टेन गैस कैन बी रिटन एज T⁵ 7/5 अपॉन P⁵ 2/5 कांस्टेंट इट्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं यहाँ फिर से कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आप थोड़ा सुधार कर लीजिए। आपको निकालना है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहला आंसर है 3/2R, दूसरा आंसर है 5/2R, तीसरा आंसर है 7/2R, और चौथा आंसर है 2R। तो
अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन में करेक्शन हम कर सकते हैं। अब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक को भी हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के इक्वेशंस आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं। पहला है पी टू द पावर गामा कांस्टेंट, दूसरा है टी इंटू वी टू द पावर गामा -1 कांस्टेंट, और जो चौथा इक्वेशन है वो आता है टी टू द पावर गामा अपॉन पी टू द पावर गामा -1 इज कांस्टेंट। तो हमारे काम का ये जो इक्वेशन है ये तीसरा इक्वेशन ही है। तो देखिए टी टू द पावर गामा अपॉन पी टू द पावर गामा -1 इज कांस्टेंट, तो हम इसको पी को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस गामा इंटू टी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमारा इक्वेशन दिया है टी टू द पावर 7 और p टू द पावर 2/5, p टू द पावर 2/5। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख सकते हैं t टू द पावर 7/5, t टू द पावर 7/5 अपॉन p टू द पावर 2/5। तो अब सीधी बात है, तो ये समझ में आ रहा है कि गामा कितना होगा, गामा कितना होगा, कंपेयर करेंगे तो गामा कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा। तो गामा तो आ गया 7/5, पर हमसे पूछा गया है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट। तो CV हमसे पूछा गया है, CV का फॉर्मूला होगा R अपॉन गामा -1, और गामा दिया है 7/5 -1, तो ये हो जाएगा 2/5, तो ये हो जाएगा 5R/2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए 5R/2। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। कुछ नहीं करा, हमने टेम्परेचर और प्रेशर का इक्वेशन दिया था, कंपेयर कर लिया। तो इस तरह से कंपेयर कर लिया दोनों को, तो ये तो समझ में आ रहा है कि टी की पावर यहाँ 7/5 है, यहाँ टी की पावर गामा है, तो गामा डेफिनेटली 7/5 होगा। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट करिए। अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। लेड बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग एट 300 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ ब्लॉक ऑफ वुड, एक लकड़ी के ब्लॉक से टकराती है, एंड कम्स टू रेस्ट, और रुक जाती है। ये मानते हुए एज्यूमिंग 50% ऑफ हीट is absorbed by the bullet, the increase in its temperature is, दिया हुआ specific heat of lead is 150 जूल पर kg केल्विन। ठीक है, पहला आंसर है आपका 140 डिग्री सेल्सियस, दूसरा आंसर है 125, तीसरा आंसर है 150, चौथा आंसर है 200। अब देखिए ये मूविंग लेड बुलेट है, तो इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, 12mv²। मास दिया हुआ है 10 ग्राम, केजी में बदलिए। वेलोसिटी दी गई है 300 का स्क्वायर, तो 300 इंटू 300। आप थोड़ा कैंसिलेशन करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो ये बचेगा 1/2, 10 इंटू 30 300, तो ये आ गया 150 जूल्स। हाफ mv² का यूज किया, और 3 इंटू 3 9, एक्चुअली ये होगा 900 होगा। देखिए इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, कैलकुलेशन में ही गलतियां होती है। तो 2 10 को 5 बार कैंसिल कर देगा, तो बचेगा 5 इंटू 30 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 450 जूल्स। तो देखिए एक गलती अगर आप करेंगे तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, तो इस पर गलती नहीं होना चाहिए। अब ये कहा गया है कि इसकी 50%, जो देखिए यहाँ कंसेप्ट क्या है कि मूविंग बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी है, जब वो लकड़ी के ब्लॉक से टकराएगी तो उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी, उसकी कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाएगी। उसमें से 50% जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका 50% बुलेट के साथ रहता है। तो सवाल उठता है कि 50% किसके साथ रहेगा, वुडन ब्लॉक के साथ रहेगा।
तो जो बुलेट के साथ जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका 50% बुलेट में रहता है और बुलेट के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अब देखिए, तो अगली स्टेप में हम लिखेंगे कि हीट प्रोड्यूस हो गई कितनी भाई, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ये मानते हुए कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाएगी। तो हीट प्रोड्यूस हो गई 450 जूल्स। अब इसका 50% ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा, हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा, 50% का मतलब आधा, 450, तो 225 जूल्स हीट बुलेट के साथ रहेगी। तो हम जानते हैं कि हीट होती है ms डेल्टा थीटा, तो ये हो गई 225, मास बुलेट का 10 ग्राम, 10/1000, स्पेसिफिक हीट दी गई है 150 और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। तो देखिए 1020 1020 तो यहाँ कैंसिल हो गया, ये बचा 225 इक्वल टू 15 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 10। तो अब डेल्टा थीटा की जो वैल्यू होगी 225 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू डेल्टा थीटा, ये इसको कैंसिल कर देगा 15 बार, तो 15 इंटू 10 150 डिग्री सेल्सियस बुलेट के टेम्परेचर में बदलाव हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, तो ऐसे सवालों को बड़ा ध्यान रखिए। तो इसका जो आंसर है 150 डिग्री सेल्सियस, जो तीसरा आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो कैलकुलेशन की कोई गलती नहीं करी है, एक बार इसे फिर देख सकते हैं आप। तो ये आपका आ गया आंसर डेल्टा, देखिए इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, अच्छा सवाल है, इसे नोट करा जाए। The density of a substance is 400 kg per meter cube and that of another substance is 600 kg per meter cube. The heat capacity of 40 cc, the heat capacity, देखिए लैंग्वेज देखिए, the heat capacity of 40 cc, जो पहला सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम कितना है 40 cc, of 40 cc of first substance is equal to the 30 cc of second substance. The ratio of their specific heat is, तो पहला आंसर है 1/6, दूसरा आंसर है 6:1, तीसरा आंसर है 9:8, चौथा आंसर है 8:9। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। हीट कैपेसिटी होती है मास इनटू, ध्यान दीजिए, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। और अब हीट कैपेसिटी का हम एक और फॉर्मूला यहां बना सकते हैं। देखिए मास तो दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, तो क्या करें, तो हम लिख सकते हैं मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया dVs, D का मतलब डेंसिटी, V का मतलब वॉल्यूम और S का मतलब स्पेसिफिक हीट। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट दूसरे सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट के बराबर है। तो ठीक है, करते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी
ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। तो पहले सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी होगी D1, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट S1, ये हो गया D2, V2, S2। तो S1 अपॉन S2 रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट आएगा D2 V2 अपॉन D1 V1। D का मतलब डेंसिटी, V का मतलब वॉल्यूम। अब सवाल पे जाते हैं। तो पहले सब्सटेंस की डेंसिटी है 400 और दूसरे की है 600। 400 पहले की डेंसिटी है 400 और दूसरे की है 600। अब फिर सवाल पे जाते हैं। पहले सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो दिया गया है 40 सीसी, दूसरे का वॉल्यूम दिया गया है 30 सीसी। पहले V1 40 और ये दिया गया 30। तो देखिए आप कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0, 0 से 0, फिर ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 6 इंटू 3 18 और नीचे बचेगा 16। 2 से कैंसिल कर दें 8 और ये कैंसिल हो गया 9। तो ये आंसर आ गया आपका 9/8। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू 9/8। तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होगा 9/8। तो ये रहा इसका आंसर। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। एक बार फिर इसे और देख लीजिए। तो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अब अगले सवाल की तरफ हम जा रहे हैं। तो देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। For hydrogen, Cp minus Cv is m, and for nitrogen, Cp minus Cv is n, where Cp and Cv, अब देखिए Cp और Cv है क्या, refer to specific heat per unit mass respectively at constant pressure and constant volume. The relation between m and n is, पहला आंसर है n इक्वल टू 14m, दूसरा आंसर है n इक्वल टू 7m, तीसरा आंसर है m इक्वल टू 7n, चौथा आंसर है m इक्वल टू 14n। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो Cp माइनस Cv R होता है, ये होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मतलब m ग्राम ऑफ गैस, m ग्राम ऑफ गैस। इस बात को ध्यान रखिए। और यहां पर जो m होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास होता है। और ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि Cp माइनस Cv R/m होता है फॉर 1 ग्राम गैस, 1 ग्राम गैस। तो ये बातें आपको बड़ी याद रखनी चाहिए। 1 ग्राम गैस के लिए कितना होता है R/m। अब पहली गैस दी गई है हाइड्रोजन और दूसरी गैस दी गई है नाइट्रोजन। तो लिखते हैं R/m, हमेशा ध्यान रखिए R/m। तो करते हैं। अब देखिए फॉर हाइड्रोजन, Cp माइनस Cv इज, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 ग्राम, तो R/2। और ये दिया हुआ है यहाँ पे Cp माइनस Cv इज m। तो Cp माइनस Cv हाइड्रोजन के लिए क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, फिर से m दिया गया है। तो ये दिया गया m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, R/2 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, R/2। अब देखिए फॉर हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन के बाद दिया हुआ है नाइट्रोजन। फॉर नाइट्रोजन 1 ग्राम, Cp माइनस Cv विल बी R/28।
क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में जब हम बोल रहे हैं तो N2 बोल रहे हैं, और यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि Cp माइनस Cv नाइट्रोजन के लिए किसके बराबर है? N के बराबर है। Cp माइनस Cv किसके बराबर है? N के बराबर है। तो N आ गया R/28 और M आ गया R/2। तो इसे पहला इक्वेशन बोल दें और इसे दूसरा इक्वेशन बोल दें। हम पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो m इक्वल टू पहले लिख लेते हैं R/2, एक बार और लिख लेते हैं, और n इज R/28। डिवाइड कर दीजिए, m/n इक्वल टू R/2 अपॉन R/28। R से R कैंसिल हो जाएगा, 28 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14। तो m/n अगर 14 आ रहा है तो m की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू कितनी होगी? 14n के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 14n के बराबर होगी। 14n के बराबर होगी। तो ये देखिए, फिर से एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। m इक्वल टू 14n, m की वैल्यू 14n, तो ये इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? लैंग्वेज। हम जब गलती करते हैं एग्जाम के अंदर तो लैंग्वेज के कारण, भाषा के कारण ही हमारी गलती होती है। तो ये बात हमें बड़ा ध्यान रखनी चाहिए कि भाषा के कारण हमारी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट। अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम and 16 gram of oxygen. The ratio Cp/Cv of the mixture is, देखिए 1 मोल ऑफ हीलियम, बहुत अच्छे से इन बातों को समझ लीजिए। 1 मोल ऑफ हीलियम, उसमें कितने ग्राम होते हैं? 2 ग्राम होते हैं। तो 16 ग्राम हीलियम दी गई है, तो भाई कितनी हीलियम होगी? 8 मोल्स हो गई। हीलियम के कितने मोल्स दिए गए? 8 मोल्स। दूसरी बात, हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है और ऑक्सीजन के 16 मोल दिए गए। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 32 ग्राम्स हो गए। तो 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन O2 में कितने मोल होंगे? आधा मोल होगा। ये तो दो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हमने। उसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है और ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है। तो मिक्सचर की सीवी निकालने के लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं। देखिए, सीवी ऑफ मिक्सचर, हमने इस तरह का एक और क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमारी पहली गैस है हीलियम, उसके 8 मोल हैं। 8 इंटू CV फॉर हीलियम, क्योंकि उसके 8 मोल है। और ऑक्सीजन का कितना मोल है? आधा मोल है, इसलिए हम इसे लिखेंगे हाफ CV फॉर O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दीजिए, 8 + 1/2। हमेशा पहले CV ही निकाला करिए।
हमेशा पहले सीवी ही निकालनी है, ध्यान देना। अब हीलियम मोनोएटमिक गैस है, हीलियम एक क्या है, एक मोनोएटमिक गैस है। आप जानते हैं कि जो सीवी होती है वो होती है Fr/2। कितनी होती है? Fr/2। दूसरी बात, मोनोएटमिक गैस के लिए F कितना होता है? 3 होता है। तो ये मैं यहां लिख दूंगा 8 × 3r/2, और ये आधा। अब ये ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, इसकी सीवी होगी 5r/2, और ये नीचे आ गया हमारा 8 + 1/2। तो ये आ जाएगा हमारा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सावधानी से करिए, बी केयरफुल, एक भी गलती आपके लिए भारी पड़ जाएगी। तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 12r, और ये हो जाएगा 5r/4, और ये जुड़ जाएगा 17/2। इसके बाद न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए, 4 × 12 48 + 5 53r, और ये हो जाएगा 17/2। फ्रैक्शन को एडजस्ट करिए। देखिए बड़ा सावधान रहना है, बी केयरफुल, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 17/4, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, फिर भी हम यही करना चाहेंगे क्योंकि एक ही पेज पर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 53r/4, और ये पलट जाएगा × 2/17। तो ये 2 बार कैंसिल हुआ, तो 2 × 17 34। तो सीवी ऑफ मिक्सचर कितनी हो जाएगी? 53r/34। CV of mixture will be 53r/34। 53r/34। अब CP ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे? CP ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे भाई? CV ऑफ मिक्सचर में हम R जोड़ देंगे, CV ऑफ मिक्सचर में हम R जोड़ देंगे। तो ये आ गया 53r/34 + R, तो ये हो जाएगा 34 एलसीएम। 53r + 34r, तो ये जुड़ जाएगा 8 87r/34। अब निकालना है गामा। तो देखिए गामा निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा CP/CV। CP की वैल्यू रख दी 87r/34, CV की वैल्यू रख दी 53r/34। 34 से 34 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो गामा आ गया 87/53। 87/53। अब आपको इसको तो क्या करना है? पॉइंट में निकालना है, पॉइंट में निकालना है। तो ये देखिए पहले समझ लीजिए हमने कैसे करा इसको। पहले मिक्सचर का CV निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला ध्यान रखिए। उसके बाद CP ऑफ मिक्सचर निकालना है, CV मिक्सचर में R को जोड़ देंगे। तो गामा आ गया हमारा 87/53। 87/53। तो गामा आ गया 87/53। 87/53, तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। पहले तो एक बार डिवाइड कर देंगे, 53 4 3, अब ये 4 चला जाएगा, तो अगला डिवीजन होगा आपका 6 बार शायद। तो ये लगभग हमारा जो आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए 1.6। तो देखिए हम इसको टिक करेंगे, क्योंकि 1.59 को हम लगभग, उसमें मत जाइए, वो 1.62। देखिए चलिए एक मिनट, अब हम इसको थोड़ा और डिवाइड करना चाहते हैं, थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है। तो एक और 0, तो अब यहाँ डिवीजन जाएगा, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा।
9, 159 नहीं, ये डिवीजन आपका जाएगा 3 बार से ज्यादा बार जाएगा, 4 बार जाना चाहिए। तो एग्जैक्ट आंसर एक्चुअली में ये होना चाहिए 1.64 और ये 22 है, 0 4 बार 212 8। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ना हमें, अब आंसर में आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1.59 है, 1.62 है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, तो आप इस आंसर को थोड़ा सुधार दीजिए, इसको कर लीजिए 1.64, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं है। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए। तो देखिए टीडीएस है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हमें करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है आपको थर्मोडायनेमिक्स का ये लेक्चर पसंद आया होगा और हम लगातार सवाल करते जा रहे हैं, पिछले सवाल में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी। अभी आगे बढ़ते हैं तो और सवाल करेंगे अगले लेक्चर में। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये लेक्चर ज्वाइन किया। देखिए आपको अपना कैरियर बनाना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। लेक्चर को बीच में मत छोड़िए और एक एक चीज़ स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिर से एक बार धन्यवाद हर चीज़ के लिए। आपकी मेहनत और हमारी मेहनत ही मिलकर एक मुकाम बनाएगी। फिर मिलते हैं।